हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 की हिस्ट्री और आधुनिकरण के रास्ते। हमारे चैप्टर का नाम है, चैप्टर हमारा 11वां। तो इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। आप, मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्लबवेयर स्टडी पॉइंट, या मेरा यूज़र नेम है। आपके सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिए। जापानी शहर कैसे बड़े हो गए। अब देखिए यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, इसको कैसे कर लेते हैं। यानी जापानी शहर कैसे बड़े हो गए थे, चर्चा कीजिए। तो देखिए, जापान के शहर जो बड़े हुए थे वो हुए थे जनसंख्या विस्तार के कारण। यानी जनसंख्या विस्तार के कारण जापान के जो शहर थे वो बड़े होते गए। ये दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला जो शहर था यहाँ पे बन गया था। जापान का जो शहर था ओसाका और क्योटो, आपने क्योटो का नाम जरूर सुना होगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ी जनसंख्या वाले शहर थे, ठीक है। तो जापान का जो ओसाका और क्योटो शहर है ये बड़े शहर बनकर उभरे थे। बड़े शहर बनने के साथ साथ यहाँ पे व्यापार बढ़ा और इसके बाद यहाँ की अर्थव्यवस्था जो थी वो धीरे धीरे समृद्ध होने लगी। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। यहाँ पे क्या था कि इन शहरों में रंगमंच और कलाकारों को संरक्षण दिया गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि यहाँ के जो लोग थे इनकी जो रुचि थी वो पढ़ाई लिखाई की तरफ काफ़ी विकसित हुई। तो ये 3 4 5 पॉइंट जो है ये आपको बहुत याद रखने हैं क्योंकि पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे क्वेश्चन देखिए, मेजी सुधारों का महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थव्यवस्था का आधुनिकरण था, स्पष्ट कीजिए। आपको पता है कि जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकरण किया गया था और मेजी वंश के शासन के दौरान आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे किस प्रकार से किया गया था आपको यही बताना है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत पूछा जाता है, याद रखिए। तो मेजी शासन के अंतर्गत जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकरण किया गया था, ये हम सभी जानते हैं। आगे देखते हैं क्या क्या हुआ इस दौरान। तो सबसे पहले क्या है कि इन्होंने टैक्स लगा दिया खेती पर, यानी कृषि पर टैक्स लगा दिया और उस टैक्स से काफी इनको पैसा मिलने लगा। तो उस पैसे को इन्होंने इकट्ठा किया, यानी पैसे को जोड़ा। इसके बाद है कि जापान की पहली जो रेल लाइन थी वो बिछाई गई थी इस समय में। और वस्त्र उद्योग जो यहाँ के थे तो उनको आधुनिक बनाना था, इन्हें वस्त्र उद्योगों को। तो आधुनिक बनाने के लिए क्या चाहिए इनको, आधुनिक मशीनें चाहिए। तो आधुनिक मशीनें जापान में थी नहीं, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने यूरोप से मंगवाई। यानी कि वस्त्र उद्योग को आधुनिक बनाने के लिए यूरोप से आधुनिक मशीनें मंगवाई। अब मान लीजिए आधुनिक मशीन मंगवा ली, तो ऐसे में क्या है कि भाई जो मजदूर होंगे उनके लिए वो चीज़ें चलानी भी तो आनी चाहिए ना, तो उनको कुछ ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। तो ऐसे में क्या हुआ कि मजदूरों को ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए विदेशी कारीगरों को भी बुलाया गया कि आप आइए, हमारे जो मजदूर हैं उनको ट्रेनिंग दीजिए, ठीक है। ये भी हुआ यहाँ पे। और जो जापान के जो स्टूडेंट थे इनको विदेश पढ़ने के लिए भेजा गया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे बताने हैं और भी कई सारे पॉइंट है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आगे भी है तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन था इसलिए इतने पॉइंट आपके काफ़ी हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जापान के एक आधुनिक समाज में रूपांतरण से रोजाना की जिंदगी में किस प्रकार बदलाव हुआ। देखिए, जापान का समाज जो था वो आधुनिक समाज में बदल गया, तो इससे इनकी जो डेली लाइफ थी, ठीक है, उसमें क्या बदलाव हुए आपको ये बताने हैं। तो देखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट था पैतृक परिवार का। पैतृक परिवार जैसे कि संयुक्त परिवार होता है, जॉइंट फैमिली आप जानते हैं, इसमें दादा दादी रहते हैं, फिर उनके बच्चे रहते हैं, फिर उनके भी बच्चे रहते हैं। यानी कि एक से अधिक पीढ़ियां एक साथ एक परिवार में रहती है। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, इस परिवार के मुखिया होते हैं। संयुक्त परिवार में ये कॉन्सेप्ट होता है, तो ऐसा ही यहाँ पे भी था। तो पैतृक परिवार व्यवस्था में कई पीढ़ियां परिवार के मुखिया के नियंत्रण में रहती थी, ठीक है। कई पीढ़ी यानी पिता, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, इस तरीके से कई पीढ़ियां रहती थी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे लोग समृद्ध हुए, आप समझिए, जैसे जैसे लोग समृद्ध हुए परिवार के बारे में नए विचार फैलने लगे। अब इन्हें नई चीजें समझ में आने लगी। नया घर का संबंध मूल परिवार से था। मूल परिवार का मतलब है यहाँ पे एक ऐसा परिवार जहाँ पे पति पत्नी साथ रहकर कमाते थे, ठीक है। यानी कि एक तरह से ये जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ हो रहा है रुझान, ठीक है। ये कहने का मतलब है कि शुरू में कुछ था, बाद में धीरे धीरे परिवर्तन आया और आधुनिकरण होने के बाद इनकी लाइफ जो है धीरे धीरे बदलने लगी, ये आपको बताया जा रहा है। फिर क्या है, नए तरह के मकान की ओर भी लोगों का आकर्षण जो था वो होने लगा था। लोग आकर्षित हो रहे थे नए तरह के मकान की तरफ। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये है कि अफीम युद्ध से आप क्या समझते हैं।
इसका चीन वासियों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए अफीम युद्ध आपको सुनकर भी अजीब लगेगा कि ये कैसा नाम है, तो इसके पीछे पूरी कहानी क्या है इसको आपको थोड़ा समझना है। देखिए क्या था कि ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन ने क्या करा था, दुनिया के बहुत सारे देशों को अपना गुलाम बना रखा था। आपको पता है कि भारत भी जो था वो ब्रिटेन का गुलाम था। अब क्या था भाई, भारत पे तो इसका पूरा शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे व्यापार करती थी, क्या क्या करती थी, आप अच्छे से जानते हैं। ऐसे में ब्रिटेन को लगा कि भारत के साथ साथ भारत का जो पड़ोसी देश है चीन, इसके साथ भी व्यापार बढ़ाना चाहिए और इसको भी अपना उपनिवेश बनाने का इन्होंने प्रयास किया। तो कैसे इनके बीच में विवाद हुआ और कैसे ये युद्ध हुआ, इसको अफीम युद्ध का नाम क्यों दिया जाता है, तो ये दो तीन चीजें आपको इसमें समझनी है, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए क्या था कि अंग्रेज व्यापारी चीन के साथ व्यापार करते थे, क्योंकि चीन में रेशम, चाय और चीनी मिट्टी के बर्तन होते थे। तो इन्हीं चीजों का क्या करते थे अंग्रेज व्यापारी, इनसे व्यापार करते थे, इनसे मतलब लेते थे, इन चीजों को खरीदते थे ये चीन को। और उसके बदले में ये चीन को क्या उपलब्ध कराते थे, चीन को अफीम उपलब्ध कराते थे। अब अफीम जो है एक नशीली चीज है, ड्रग्स है। तो अफीम की क्या होने लगी, चीनी लोगों को आदत होने लगी। जैसे जैसे इन्हें अफीम की लत लगने लगी, तो चीन के जो शासन व्यवस्था है उसको समझ में आने लगा कि ब्रिटेन जो है हमसे फायदा ले रहा है, यानी हमें नशेड़ी बनाकर, हमें नशे की लत लगाकर हमसे बेनिफिट ले रहा है ब्रिटेन। ये चीज चीन को समझ में आने लगी थी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है देखते हैं। फिर चीन और ब्रिटेन के बीच में विवाद शुरू होता है। चीन में ब्रिटेन अफीम का व्यापार बढ़ाना चाहता था, ये चाहते थे कि अफीम को बढ़ाया जाए। अफीम क्या होता था, भारत जैसे देशों में उग जाता था, तो भारत के किसानों से अफीम उगवा कर ब्रिटेन भारत से कम पैसों में खरीद कर चीन को मतलब अधिक पैसों में देके उससे लाभ कमा लेता था। तो ये चल रहा था इनका। तो चीन में ये चाहते थे कि अफीम का व्यापार जो है उसको बढ़ाया जाए, लेकिन चीन इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि चीन को समझ में आने लगा था कि इससे इसको नुकसान होगा चीन को। इस कारण इनके बीच में मनमुटाव बढ़ने लगा। फिर क्या हुआ कि ब्रिटेन ने चीन में अपना एक राजदूत भेजा ताकि समझौता हो सके, ठीक है। लेकिन बात नहीं बनी, समझौते की जगह और ज्यादा विवाद हो गया, ठीक है। तो ये हुआ। तो ये विवाद जो था बाद में एक युद्ध के रूप में सामने आया और इसी को कहा जाता है प्रथम अफीम युद्ध। ये 1839 से 42 के बीच हुआ था। एक 1856 से 60 के बीच हुआ था, आई थिंक दूसरा वाला, मुझे डेट कंफर्म याद नहीं आ रही है। आप मुझे कमेंट में बता दें, ठीक है। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे कमेंट में बताएं। 1856 से 1860 के आसपास। तो ये जो अफीम युद्ध हुआ, इसको अफीम युद्ध इसीलिए, अफीम से रिलेटेड ही कहीं मुद्दा था, इसीलिए इसका नाम ही अफीम युद्ध पड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है। और प्रथम अफीम युद्ध जो था ये चीन और ब्रिटेन के बीच में हुआ। तो इतना हमें याद रखना है। आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी कि क्या कहानी थी और ये क्यों हुआ। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा हुआ है, इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसका चीन वासियों पे क्या प्रभाव पड़ा, चीन के जो लोग थे उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए इसके बाद चीन में आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था बनाने की जरूरत महसूस हुई। जब ब्रिटेन के साथ ये युद्ध हुआ तो इनको महसूस हुआ कि हमें अपने यहाँ पे आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था बनाने की जरूरत है, नई सेना की जरूरत है, क्योंकि ऐसे तो भाई हमारे ऊपर कोई दूसरा भी युद्ध कर देगा। फिर क्या है, शिक्षा व्यवस्था के निर्माण के लिए भी नीतियां बनाई गई। और चीन के उपनिवेशीकरण से मतलब चीन को उपनिवेशीकरण से बचाने की जरूरत भी महसूस हुई, क्योंकि चीन में जो हांगकांग वाला एरिया है आप देखोगे तो वो उस एरिया में ब्रिटेन द्वारा कब्जा वगैरह करा जा रहा था, ठीक है। तो इसके भी खिलाफ था चीन। तो ये पॉइंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेजी शासन के अंतर्गत जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार किया और पर्यावरण पर उद्योगों के विकास का क्या प्रभाव हुआ। अब देखो सेम क्वेश्चन, यहाँ पे ये पर्यावरण वाली लाइन भूल जाओ, इतना देखो, मेजी शासन के अंतर्गत जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ। सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन इस लैंग्वेज में क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो इसको दोबारा से समझ लो। मैं आपको फिर से रिपीट करा देता हूँ। देखिए मेजी शासन के तहत क्या हुआ था, जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण हुआ था, ये हम पढ़ चुके हैं। कृषि पे टैक्स लगा दिया गया था और इससे पैसा इकट्ठा किया गया था, ये भी हम पढ़ चुके हैं। जापान की पहली रेल लाइन बिछाई गई थी इसी दौरान, तो ये भी हमने पढ़ा था। वस्त्र उद्योग के लिए यूरोप से आधुनिक मशीन मंगवाई गई थी, वहां से मजदूरों को ट्रेनिंग देने के लिए कारीगर भी बुलाए गए थे, ये भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो 2-3 पॉइंट और अच्छे हैं यहाँ पे। जापानी विद्यार्थियों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा गया, ठीक है। 1872 में आधुनिक बैंकिंग जो संस्था है, जो इंस्टीट्यूशन है, इनका भी प्रारंभ यहाँ पे कर दिया गया था। और एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ की एक कंपनी है जिसका नाम है मित्सुबिशी, ठीक है, जापानी नाम है तो थोड़ा याद रखें, मित्सुबिशी और सुमितोमो, ये
यहाँ की क्या थी, कंपनी थी जो कि जहाज का निर्माण करती थी, जहाज बनाती थी। तो इनको क्या किया गया, इनको छूट दी गई और इनको करों में फायदा दिया गया, यानी टैक्स में भी इनको फायदा दिया गया, सब्सिडी दे दी गई। तो इससे क्या हुआ, इससे ये प्रमुख जहाज निर्माता बन गए यहाँ पे। फिर इन्होंने जहाज का जो प्रोडक्शन था, मैन्युफैक्चरिंग थी, वो बढ़ा दी। इससे क्या हुआ, जापानी जहाजों के द्वारा जापान का व्यापार होने लगा। अब इनके खुद का मतलब खुद के यहाँ पे बने हुए जहाजों के द्वारा ये व्यापार करने लगे। तो ये कुछ आर्थिक रूप से इनको फायदा मिला, इनकी अर्थव्यवस्था बढ़ी, ये हमने समझ लिया। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा था, ध्यान से देखो। इसमें एक लाइन और आपसे पूछी हुई है कि पर्यावरण पर उद्योगों के विकास का क्या प्रभाव पड़ा, तो ये भी हमें समझना है। तो देखिए, उद्योग जो थे वो तेज और अनियंत्रित, इनका मतलब बहुत तेजी से विकास हो रहा था उद्योगों का। तो ऐसे में क्या था, लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मांग जो थी वो बढ़ रही थी। अब जब प्राकृतिक संसाधन लकड़ी की मांग बढ़ी, तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को काटा जाने लगा। और जब पेड़ों को काटा जाएगा तो क्या होगा, पर्यावरण का विनाश होगा। यानी उद्योग का विकास तेजी से हो रहा था और लकड़ियों को काटा जा रहा था, पेड़ों को काटा जा रहा था, इससे वनों का विनाश होने लगा, पर्यावरण का नुकसान होने लगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये। इसके बाद यहाँ काफी तेजी से औद्योगिक प्रदूषण भी बढ़ने लगा, पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो ये हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ताइवान एक लोकतंत्र में रूपांतरण एक नाटकीय मोड़ रहा है, व्याख्या कीजिए। यानी ताइवान जो देश है, आज के समय में तो ये देश है, उस समय में अगर देखें तो चाइना का ही हिस्सा माना जाता था। तो ताइवान का एक लोकतंत्र में रूपांतरण एक नाटकीय मोड़ रहा है, इसकी व्याख्या करनी है, आपको समझाना है कैसे। तो देखते हैं, चीनी साम्यवादी दल से पराजित होकर, यहाँ के जो नेता थे, या इनका नाम था चियांग सोकाई, ऐसे कुछ नाम था इनका। चियांग आप शॉर्ट में याद रखो। ठीक है, तो ये जो चियांग जो थे, ये चीन के जो साम्यवादी दल से उससे हार गए थे, पराजित हो गए थे। इसके बाद ये 1949 में ताइवान भाग गए और वहां पे इन्होंने चीनी गणतंत्र की स्थापना कर दी। अब ताइवान जो है वो लोकतंत्र नहीं है, याद रखना। लेकिन कैसे कैसे वो धीरे धीरे लोकतंत्र की ओर गया, ये बहुत नाटकीय था, इसको समझना है। यानी कि चीन की साम्यवादी दल से पराजित होकर चियांग जो है ताइवान भाग गए और ताइवान को इन्होंने चीनी गणतंत्र की स्थापना कर दी ताइवान में जाके। फिर क्या है, कुओमिंतांग ने चियांग के नेतृत्व में एक दमनकारी शासन की स्थापना करी। ये नाम है यहाँ के, ये थोड़े चाइनीज नाम है तो आपको याद रखने में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन लिख कर याद रखो इसे। ये कुओमितांग जो थे, इन्होंने चियांग के साथ मिलकर एक दमनकारी शासन सरकार की स्थापना कर दी। दमनकारी शासन जो लोगों के साथ अत्याचार करे, शोषण करे, इस तरीके की सरकार। लेकिन इन्होंने भूमि सुधार किए, भूमि के क्षेत्र में देखे तो कुछ सुधार किए और अर्थव्यवस्था का आधुनिकरण भी किया, ये याद रखना है। ठीक है, ताइवान का लोकतंत्र में रूपांतरण बहुत नाटकीय था, बहुत ही मतलब अजीब था। ठीक है, जैसे ही चियांग की मौत हो जाती है, चियांग की मौत के बाद, क्योंकि चियांग ने जो शासन व्यवस्था बनाई थी वो दमनकारी थी, लोकतंत्र नहीं था। लेकिन जब इसकी मौत हो जाती है, ये खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि 1887 में फौजी कानून जो थे वो हटा लिए गए। विरोधी दल जो थे, यहाँ पे पहले विरोधी दलों को मान्यता नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अपोजिशन जो होता है उसको भी क्या दे दी गई, कानूनी मान्यता दे दी गई। पहले स्वतंत्र मतदान ने स्थानीय जो ताइवानी थे इनको सत्ता में लाने का जो प्रोसेस था वो शुरू कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे मतदान कराए गए, ताइवानी लोगों को सत्ता में लाने का प्रोसेस शुरू किया गया। ताइवान में पूर्ण राजनयिक संबंध और दूतावास रखना संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि भाई ताइवान अगर एक अलग देश होता तो वहां पे राजनयिक संबंध और दूतावास रखना पॉसिबल होता, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल इसलिए नहीं था क्योंकि ताइवान को चीन का हिस्सा माना जाता था, इसको एक स्वतंत्र देश नहीं माना जाता था, समझिए। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है कि इस तरीके से लोकतंत्र यहाँ पे स्थापित हुआ धीरे धीरे करके, बहुत नाटकीय था। ठीक है, तो आपको पूरा याद रखना है कि जो चियांग थे वो चीन की साम्यवादी पार्टी से हार गए और ताइवान में आ गए, इतना याद है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक दमनकारी सरकार बनाई, ये आपको याद है। यहाँ पे इन्होंने भूमि सुधार किया, अर्थव्यवस्था का आधुनिकरण करा, ये भी आपको याद हो गया होगा। इसके बाद जैसे इनकी मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद यहाँ पे व्यवस्था धीरे धीरे बदलने लग जाती है। ठीक है, और धीरे धीरे ताइवान जो है वो लोकतंत्र की तरफ जाने लग जाता है। तो ये पूरी स्टोरी थी। और देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, जापान और चीन ने आजाद और आधुनिक राष्ट्र बनने के लिए बिल्कुल अलग अलग राहें अपनाई, आपको विस्तार से बताना है। देखिए, सबसे पहले हम जापान के बारे में पढ़ेंगे, फिर चीन के बारे में। तो देखते हैं जापान क्या था। जापान जो था अपनी आज़ादी बनाए रखने में सफल रहा और यहाँ पे जो पारंपरिक हुनर और प्रथा थी इसको नए तरीके से इस्तेमाल कर पाया। ठीक है, अपना जो हुनर था और जो प्रथाएं थी उसको नए तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया।
यहाँ पे जो कुलीन वर्ग है, कुलीन वर्ग के नेतृत्व में, कुलीन वर्ग है मतलब अमीर वर्ग, ठीक है, ताकतवर वर्ग, तो कुलीन वर्ग के नेतृत्व में आधुनिकरण ने उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया और यहाँ पे शोषणकारी सत्ता को बरकरार रखा। यानी यहाँ पे एक उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ था और यहाँ पे एक ऐसी सत्ता थी जो शोषणकारी थी। शोषणकारी का मतलब है जो जनता के साथ अच्छा व्यवहार ना करे। जापान में औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की, जिससे उस क्षेत्र में बैर की भावना, औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना हो गई जिससे उन लोगों में मतलब एक गुस्से की भावना हो गई, क्योंकि लोगों के साथ शोषण हो रहा था, उनके साथ गलत किया जा रहा था, लोग नफरत करते थे इस व्यवस्था से। तो पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतों की नकल करते हुए अपने हल को खुद से इन्होंने ढूंढने की कोशिश की और नए रचनात्मक तरीके का इस्तेमाल करा। ठीक है, इन्होंने क्या करा, नया विद्यालय, जो नई विद्यालय व्यवस्था थी उसको लागू किया। सम्राट के प्रति वफादारी वाली व्यवस्था जो थी उसको लागू किया गया। नैतिक शास्त्र को पढ़ना अनिवार्य कर दिया और निष्ठावान नागरिक का निर्माण करने के लिए यहाँ पे वचनबद्ध हुए। ठीक है, तो ये कुछ हो जाएंगे, इसके पॉइंट ही आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखते हैं, ये तो जापान के हो गए। अब चाइना ने क्या करा, चीन में क्या हुआ इसे समझते हैं। चीन में पश्चिमी और जापानी साम्राज्यवाद ने राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने का माहौल बनाया। क्या होता है यहाँ पे कि 19वीं और 20वीं सदी में परंपराओं को ठुकरा दिया गया था। राष्ट्रीय एकता के लिए नए रास्तों की तलाश की गई, क्योंकि चाइना में काफी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, लोगों को अधिकार और सत्ता देने की बात की, लेकिन वास्तव में क्या हुआ, यहाँ पे केंद्रीकृत राज था। यानी यहाँ पे देखो, बातें तो ये थी कि लोगों को अधिकार और सत्ता दी जाएगी, लेकिन सच में देखें तो ऐसा नहीं था। यहाँ पे क्या था, दमनकारी व्यवस्था थी। यानी लोगों को अधिकार और सत्ता देने की बात करते जरूर थे, लेकिन इनको सच में अधिकार और सत्ता नहीं मिली थी। यहाँ पे शिक्षा का विस्तार किया गया, लोगों के बीच में जागरूकता धीरे धीरे पैदा होने लगी थी। बाजार संबंधी सुधारों के द्वारा आर्थिक दृष्टि से धीरे धीरे ये सफल होने लगा, लेकिन पूरी तरीके से बात करें यहाँ पे लोगों को अधिकार की, तो वो प्राप्त नहीं थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये चीन और जापान के बीच में अंतर देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि शोगुन जो थे, इनका जो शासन था, इसके पतन के क्या कारण है। तो देखिए, इनका शासन था बहुत ही तानाशाही, बेकार। ये पक्षपात वाली नीति अपनाते थे, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ, किसी को अच्छा किसी के साथ बुरा, ऐसी नीति अपनाते थे, बराबरी वाली नीति नहीं अपनाते थे। ठीक है, शोगुन की गलत आर्थिक नीतियों के कारण जापान की अर्थव्यवस्था जो थी उसको नुकसान पहुंचा, क्योंकि इनकी आर्थिक नीतियां सही नहीं थी। यहाँ के किसानों की स्थिति जो थी वो इनके शासन के दौरान बहुत ही बेकार थी, क्योंकि क्या करते थे ये लोग, बहुत ज्यादा टैक्स वसूलते थे जबरन। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इन सब कमियों की वजह से शोगुन का पतन हो गया। ठीक है, आप ऐसे बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि 1870 के दशक में जापान में विद्यालय व्यवस्था और राष्ट्र के एकीकरण के लिए किए गए बदलाव को बताना है। तो सबसे पहले हम विद्यालय व्यवस्था में जो बदलाव हुए उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, बदलाव ये हुआ कि लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया, यानी दोनों को ही स्कूल जाना कंपलसरी है। पढ़ाई की फीस जो थी वो कम कर दी गई। आधुनिक विचारों पर ज्यादा जोर दिया गया। ठीक है, राज्य के प्रति यानी सरकार के प्रति, देश के प्रति, ठीक है, सरकार के प्रति निष्ठा और जापानी इतिहास के अध्ययन पे बल दिया गया। किताबों के चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर नियंत्रण किया गया कि कौन सी किताबें पढ़ानी है, क्या पढ़ाना है, इस पर पूरा नियंत्रण किया गया। और टीचर को जो होते हैं उनको कैसे ट्रेनिंग देनी है, इस पर नियंत्रण किया गया। ठीक है, माता पिता के प्रति आदर हो, राष्ट्र के प्रति वफादारी हो, अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रेरणा दी गई। ये सारे काम यहाँ पे किए गए। तो ये तो थे विद्यालय व्यवस्था में बदलाव। अब दूसरा यहाँ पे पूछा हुआ है कि राष्ट्र के एकीकरण में किए गए बदलाव भी बताने हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। राष्ट्र का एकीकरण कैसे किया गया इसे समझते हैं। पुराने गांव और क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया, यानी जो पुराने गांव और जो क्षेत्र थे उसकी सीमा को बदल के एक नया पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया। प्रशासनिक इकाइयों के लिए पर्याप्त जो टैक्स व्यवस्था की गई। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिले जिससे कि स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं वो चलाई जा सके। 20 साल से अधिक आयु के जो युवक थे उनको कुछ समय के लिए सेना में काम करना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, कंपलसरी की जो भी 20 साल की से अधिक के युवक हैं उनको कुछ वर्ष तक सेना के लिए काम करना जरूरी है, ये कर दिया गया। और आधुनिक सैन्य बल तैयार किया गया। सख्त प्रतिबंध व्यवस्था लागू की गई, सेंसर व्यवस्था। ठीक है, नौकरशाही और सेना सीधा सम्राट यानी जो शासक था उसके अधीन की गई, यानी ब्यूरोक्रेसी जो है, जो कर्मचारी लोग हैं वो सीधा उसके सम्राट के अंडर में रहेंगे। सेना भी सम्राट के अंडर में रहेगी। ठीक है, सम्राट ऑर्डर देगा उसको फॉलो करना होगा। तो ये कुछ एकीकरण के प्रयास किए गए। इसके बाद है जापान जो है उसको समृद्ध क्यों माना जाता है। उसके कई सारे कारण हैं, समझते हैं। देखिए, जापान जो है भारत से कपड़ा और चीन से रेशम का आयात करता है।
सोने और चांदी के आयात ने अर्थव्यवस्था, जापान की जो अर्थव्यवस्था उसको प्रभावित किया है। जापान के क्योटो में निशिजन जो है, यहाँ पे रेशम उद्योग लगाया गया और दुनिया की सबसे बेहतरीन, अगर हम बात करें सबसे बेहतरीन जो रेशम होती है वो यहाँ पे मिल जाती थी। जापान के व्यापार के कारण यहाँ पे अर्थव्यवस्था समृद्ध हुई, यहाँ के शहर बढ़ने लगे। ठीक है, तो काफ़ी मतलब आधुनिक हो गया था, व्यापार बढ़ रहा था, कॉमर्शियल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसलिए जापान को समृद्ध माना जाता है। अब ये है अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, चीन में प्रचलित कन्फ्यूशियसवाद की विचारधारा बताओ। देखो, चीन के एक विचारक थे कन्फ्यूशियस, और इनके जो अनुयायी थे, इनकी शिक्षा से एक नई विचारधारा का जन्म होता है जिसको कन्फ्यूशियसवाद कहा जाता है। इस कन्फ्यूशियसवाद ने चीन के जो लोग थे उसको काफ़ी प्रभावित करा। चीनी लोग जो इस विचारधारा को मानते थे, जीवन के प्रति मतलब उनका रवैया बिल्कुल बदल गया था। ठीक है, ये कन्फ्यूशियसवाद क्या बातें करते थे कि हमें अपना अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, ठीक है, समझदार बनना चाहिए, उचित सामाजिक संबंधों को ध्यान में रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो चीन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है कन्फ्यूशियसवाद ने, लोग इसको बहुत मानते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर था, इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कवर हो जाते हैं। इन क्वेश्चनों को आप याद कर लें क्योंकि आपके पेपर में इनमें से आपको कई क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, क्लास 11 ESP नाम से अपना नया ग्रुप है टेलीग्राम पे, तो आप इसे ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको वीडियोस के लिंक वगैरह जो है वो मिल जाया करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।